तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। तो क्लास 11th में तुम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा हुआ है ना। कई सारे फॉर्मेट देखे हैं, स्लोप, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो वो सारी जो लाइंस थी उनकी खासियत क्या थी कि वो भाई 2D लाइंस थी, है ना। मतलब वो किसी प्लेन ऑफ पेपर में थी। ठीक, लेकिन अगर मैं इस मार्कर को देखता हूँ, चलो, और मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, और हमारा ये प्लेन है, तो क्या ये इस प्लेन में नहीं है ना। इसका मतलब ये भी तो एक लाइन है ना। तो क्या मैं एक ऐसी लाइन एज्यूम कर सकता हूँ जो इस प्लेन में ना होने के बजाय इस 3D स्पेस में हो? पॉसिबल है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उन्हीं लाइंस के बारे में। मतलब आसान शब्दों में सोचोगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, जो लाइंस स्पेस में मतलब 3D कोऑर्डिनेट्स की बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक, तो हम लोग लाइन को यूनिकली कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं भाई? मतलब कि यही लाइन है मेरा, तो सबसे बेसिक जो चीज़ वही होगी जो कि है 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब ये अगर 2 पॉइंट मेरे को मालूम है तो इन दोनों से सिर्फ एक और एक लाइन पास होगी, और उससे मैं इसको बोल सकता हूँ कि दिस इज़ द यूनिक लाइन जो इससे पास होने वाली है। उसके अलावा और कोई भी लाइन इन दोनों पॉइंट से पास नहीं होगी। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन हो सकती है। अगर मान लो तुमको मैंने एक पॉइंट ये बता दिया और दूसरा बता दिया डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब ये जो लाइन है इसका एंगल बता दिया, मतलब मैंने इसका डायरेक्शन बता दिया, सोचो, है ना। मतलब मैंने बता दिया वो इस डायरेक्शन में, तो ये सिर्फ एकमात्र यही लाइन हो सकती है और दूसरी कोई लाइन उस पॉइंट से पास नहीं होगी। तो लाइन को अगर मुझे यूनिकली डिटरमाइन करना है, मतलब पहचानना है कि यही वो लाइन है, तो उसके लिए 2 कंडीशन हो सकती है। पहली क्या, मुझे 2 पॉइंट पता हो जिससे वो लाइन पास होने वाली हो, और दूसरा कोई एक पॉइंट अगर पता हो तो मुझे डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो पहला डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि हमारा एक लाइन है 3D स्पेस में और वो एक पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, और उसके अलावा ना वो जो लाइन है एक वेक्टर के पैरेलल है। मतलब हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पास ये 3D कोऑर्डिनेट्स है, मान लो ये x है, ये y है और ये z है। तो इस 3D कोऑर्डिनेट्स में हमारा एक लाइन है, मान लो ये लाइन है, लेट अस एज्यूम दिस इज अवर लाइन L। ठीक, अब ये जो लाइन L है ना, ये कहाँ से पास हो रहा है? तो ये एक पॉइंट, ये मान लेते हैं इस पॉइंट A से पास हो रहा है, और उसके अलावा ये जो है एक वेक्टर B वेक्टर है, मान लो इसके पैरेलल है। ठीक, तो इस पॉइंट A का मैं पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ। मान लेते हैं ये स्मॉल a वेक्टर जो है वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर। ठीक, और ये B वेक्टर के पैरेलल है। कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब मैं यहाँ से इस पे एक पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट एज्यूम करूँगा, और मुझे अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब क्या? मुझे एक जनरल इक्वेशन फाइंड करना है जो कि लाइन का हर एक पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मुझे यहाँ पे भी एक जनरल इक्वेशन फाइंड करना है जो कि हर पॉइंट जो भी हो उसमें वो उस लाइन, उस पॉइंट, मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है कि नहीं? तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? तो देखो एक आर्बिट्री पॉइंट P एज्यूम कर लेते हैं, ठीक, और इसका मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर। हमको यही R फाइंड करना है ताकि हमको पता चल जाए कि जो भी इसमें इस पे जो पॉइंट होंगे वो R वेक्टर को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब जो हम पोजीशन निकालने वाले हैं। तो इसको अगर मैं मान लूँ कि ये x, y, z है, जो कि मेरा आर्बिट्री पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, और जो A है वो मुझे पता हो, B मुझे मालूम है कि B के पैरेलल है, A पॉइंट से पास हो रहा है, और मुझे R को फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, तो ये जो AP है यहाँ पे देखो, तो ये लिखूंगा मैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, ये अगर O है तो OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर, या मैं क्या बोलूँ OP वेक्टर। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखें अगर, तो OA क्या है भाई? OA हमारा A वेक्टर है। ठीक है, AP वेक्टर क्या है? AP वेक्टर जो है वो B वेक्टर के पैरेलल है, वो B वेक्टर के पैरेलल है ना। तो B वेक्टर के पैरेलल है मतलब क्या होगा? वो सम लैम्डा, सम कांस्टेंट टाइम्स B वेक्टर होगा कि नहीं भाई? पैरेलल होने की ही चीज थी प्रॉपर्टी, तो ये लैम्डा B वेक्टर के इक्वल होगा। और ये OP वेक्टर हमारा R वेक्टर है, तो हमने इक्वेशन क्या फाइंड किया? R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि
पॉइंट ए से पास हो रही है और बी वेक्टर के पैरेलल है। क्या ये बात समझ में आई? बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत? अब अगर मैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल, ये तो वेक्टर फॉर्म है इसका, है ना। अब अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में देखना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो कार्टेशियन फॉर्म में देखने के लिए मैं आर को क्या लिख सकता हूँ? आर वेक्टर जो है वो मेरा हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और जो ए वेक्टर है ये मुझे मालूम है और इवन की बी वेक्टर भी मालूम है, ठीक है। तो ए वेक्टर को अगर मैं ए वन आई कैप, या ए वेक्टर नोन पॉइंट है तो या तो हम ए वन आई कैप, ए टू जे कैप और ए थ्री के कैप ले सकते हैं, या तो मान लो ना ये वाला पॉइंट है x1, y1 और z1, ठीक है। तो ए वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। कोई दिक्कत? ठीक है। और बी वेक्टर जो है उसको मैं मान लेता हूं कि वो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है कि नहीं। तो अगर इसमें सबको पुट करें अगर, तो ध्यान से देखो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लैम्डा इंटू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x1 प्लस ए लैम्डा कॉमन निकलेगा, x1 प्लस ए लैम्डा आई कैप प्लस y1 प्लस बी लैम्डा जे कैप प्लस z1 प्लस सी लैम्डा के कैप। बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। और इधर क्या है हमारा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आई कैप का कोफिशिएंट इक्वल होंगे, मतलब x जो है इक्वल होगा x1 प्लस ए लैम्डा के, y जो है वो इक्वल होगा y1 प्लस बी लैम्डा के, z जो है वो इक्वल होगा z1 प्लस सी लैम्डा के। कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब यहाँ से देखो एक चीज़ कि यहाँ से मैं लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ? x माइनस x1 अपॉन ए। यहाँ से लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ? y माइनस y1 अपॉन बी। यहाँ से लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ? z माइनस z1 अपॉन सी। तो जो मेरा इक्वेशन लाइन का इक्वेशन होगा वो x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी होगा। क्या ये बात समझ में आई? अब ये लैम्डा कुछ भी हो सकता है ना, लैम्डा की वैल्यू अभी हमने फाइंड नहीं की है भाई। जब सवाल आपको मिलेगा तो उसमें एक कंडीशन वो बताएगा कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है हमारा लाइन, तो उसको हम अप्लाई करेंगे और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर ए बी सी की जगह पे सोचो, एक जनरल केस लेते हैं। अगर ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियोस है। अगर बी वेक्टर को मुझे ऐसा दे देता तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, तो क्या दिक्कत होगा? यहाँ ए बी सी की जगह पे क्या आ जाता है? एल एम एन, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है। अगर ए को तुम एल आर लिख लो, बी को एम आर लिख लो, सी को एन आर लिख लो, तो सब आर जो है वो लैम्डा साइड पार्सल कर दो, तो लैम्डा इंटू आर विल बी ऑल्सो अ कांस्टेंट, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग क्या करें, अब कुछ सवाल देख लेते हैं इस पे, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो पहले। चलो तो एक सवाल लेते हैं हम लोग। मैंने ये फॉर्मूला इसलिए मिटाया क्योंकि इसी का उपयोग करेंगे ना यार। तो सवाल हमारा ये है, बोल रहा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट। पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5, 2, -4, और जो कि पैरेलल है इस वेक्टर से। तो हमारा जो बी वेक्टर है वो ये दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, ठीक है। तो अब हमको दोनों डाटा मालूम है। इसका मतलब क्या है? ये वाला ए पॉइंट ये है, ये जिस पॉइंट से लाइन पास हो रहा है, और ये बी वेक्टर जो है ये वो पैरेलल है, इसके पैरेलल है हमारा लाइन, ठीक। तो हमको इक्वेशन दो तरीके से लिखना है, एक ये है, एक ये। तो पहला तरीका आर वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। कोई दिक्कत? तो ये हमारा वेक्टर इक्वेशन हो गया। बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब थोड़ा और अगर तुमको मेहनत करने का मन है तो 5 प्लस 3 लैम्डा आई कैप लिख दो। ये तो इसको तो कर ही लोगे ना, अब इसको कौन मेहनत, ये कोई मेहनत थोड़ी ना है कि 5 प्लस 3 लैम्डा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप माइनस माइनस ले लेना, दोनों माइनस है, तो 4 प्लस 8 लैम्डा के कैप,
ठीक। तो ये आ गया अपना क्या, ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। कार्टेशियन इक्वेशन, ये है x1 y1 z1, ये है a b c। तो पुट करते हैं x माइनस x1 कितना है 5 डिवाइड बाई a कितना है 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना है 2, b कितना है भाई 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 कितना है -4 और c कितना है -8। तो x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/2 इज इक्वल टू z प्लस 4/-8। तो ये आ गया हमारा कार्टेशियन इक्वेशन। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें बताओ? चलो ठीक है, नोट करो। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। अभी हमने क्या देखा कि एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है, तो उसको हमने फाइंड किया। ठीक, अब दूसरा जो बात हो रहा है, दूसरा हम लोग जो बात करने जाएंगे, यहाँ पे होगा कि लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है और ये यूनिक लाइन होगी, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो लेट अस एज्यूम फिर से ये हमारा भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आ जाएगा। वैसे ही इसको तो नहीं बदलोगे, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ऊपर जेड एक्सिस। बताओ इसमें कोई दिक्कत? सो लेट अस एज्यूम कि ये हमारी लाइन है और इस लाइन पे एक पॉइंट है, ये मान लो जो हमको गिवन है x1 y1 z1। ठीक, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये ओरिजिन O हो गया। और एक और पॉइंट ले लेते हैं जो ये है, जो गिवन है अपने को x2 y2 और z2। बताओ कोई दिक्कत? तो अब इस लाइन का हमको इक्वेशन लिखना है, तो ये हमारा A वेक्टर हो गया, मान लो ये हमारा B वेक्टर हो गया, और हमको एक कोई आर्बिट्री पॉइंट P लेना है जो कैसा होगा x y z, ये R वेक्टर होगा। हमको R वेक्टर ही फाइंड करना है और कोई कुछ करना नहीं है ना। ठीक है कि नहीं, बताओ? तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो ज़रा। तो यहाँ पे मेरे पास दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो इस ट्राइंगल में क्या लिख सकता हूँ, R वेक्टर प्लस PB वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर। और दूसरे ट्राइंगल में क्या बोल सकता हूँ, A वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। हाँ या नहीं? कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, तो अब हम लोग कैसे करें भाई? आगे हमारे पास क्या ऑप्शन है? देखो ऐसा है कि यहाँ पे R अपना पोजीशन वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। AP वेक्टर जो है हमने निकाल लिया है, R माइनस A वेक्टर है। ठीक, ये AP वेक्टर हमने निकाल लिया। हम लोग PB भी निकाल सकते हैं। PB क्यों निकालें? देखो PB निकालेंगे तो R माइनस B होगा, है ना। फिर AP और PB को कोलिनियर होना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इससे अच्छा मैं AB ना निकाल लूँ, पूरा AB ना निकाल लूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, A वेक्टर प्लस AB वेक्टर। तो इसलिए इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर लें, इसकी जगह पे हम यूज़ कर लें A वेक्टर प्लस AB वेक्टर, यहाँ पहुँचे और फिर इज इक्वल टू B वेक्टर। तो यहाँ से मैं AB वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। हाँ या नहीं? तो अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये जो AP वेक्टर होगा और ये जो AB वेक्टर होगा, ये दोनों को कोलिनियर होना पड़ेगा, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, A से B पास होने वाला। तो ये दोनों कोलिनियर होंगे अगर, तो इसका मतलब क्या है कि AP है वो बड़ा है, नहीं AB बड़ा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, AB वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AP वेक्टर। हाँ या नहीं? पक्का? कोई दिक्कत? या मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि भाई AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AB वेक्टर। दोनों एक ही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये AP वेक्टर में R है जो मुझे चाहिए। मैं दोनों साइड से आंसर लाऊंगा, देख लेना। तो AP वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AB वेक्टर क्या है, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो यहाँ से R वेक्टर जो है मुझे जल्दी मिल जाएगा, A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो ये मेरा वेक्टर इक्वेशन है लाइन का। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो ऐसा है, मैंने यहाँ पे ये चेंज क्यों किया भाई, पहले जो लिखे थे हमने AB इज इक्वल टू लैम्डा AP, वहाँ से भी R निकल के आएगा जरूर आएगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो हमने मेहनत को जो आसान करे वो काम किया है, इसलिए हमने इसको प्रेफर किया। कोई दिक्कत? अब अगर यहाँ पे हमको सारे पॉइंट दिए हुए हैं, तो
तो मैं ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, अब मैं कार्टेशियन फॉर्म की तरफ जा रहा हूँ, ये वेक्टर फॉर्म आ गया। अब मैं कार्टेशियन फॉर्म निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ए वेक्टर हमारा है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और बी वेक्टर कितना है भाई देखो, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है कि नहीं। तो ए वेक्टर बी वेक्टर मालूम है, आर को अपन क्या मानने वाले हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है कि नहीं। अब अपन क्या करेंगे, आर यहाँ डालेंगे, ए यहाँ, बी माइनस ए यहाँ, ठीक है, और घुमा फिरा के फिर लैम्डा निकालेंगे, तीनों में लैम्डा इक्वल मिलेगा। तुम लोग चाहो तो मेहनत कर सकते हो, चाहो तो मत करो, बट लिख लेते हैं, शॉर्टकट में लिखूंगा, जो नहीं समझ में आएगा बाद में पूछ लेना, ठीक है। तो ये हो गया, ए वेक्टर कितना है अपना, x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप प्लस लैम्डा टाइम b माइनस है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है कि नहीं, बताओ कोई दिक्कत। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो ये इन पूरे आइटम को इधर भेज देते हैं, चलो तो सिंपल हो जाएगा। तो x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, अब पूरा लिख सकते हैं अपन, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। तो अब दोनों साइड से कंपेयर करेंगे तो लैम्डा क्या मिलेगा भाई, ये आएगा नीचे, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये किसके इक्वल आएगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो आइटम आए, ये इसको हम बोलेंगे क्या, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर कुछ सवाल हम लोग इस पे भी देखेंगे। चलो तो पहला सवाल जो हमारे पास है, ये बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक है -1 0 2 और दूसरा दिया हुआ है 3 4 6। तो इसको मान लो x1 y1 और z1, और इसको मान लो x2 y2 और z2, ठीक। अब हमको क्या करना है भाई, हमको इक्वेशन लिखना है, इस वेक्टर इक्वेशन लिखना है। कौन सा इक्वेशन लिखना है, वेक्टर। तो इसको हम ए वेक्टर मान लें और ये अपना बी वेक्टर मान लिए। तो ए वेक्टर हमारा माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर क्या हो गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर कितना है भाई, माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप प्लस लैम्डा टाइम बी माइनस ए 3, ये कितना हो गया भाई 4 आई कैप, ठीक। 4 माइनस 0 प्लस 4 जे कैप, 6 माइनस 2 प्लस 4 के कैप, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लैम्डा माइनस 1 आई कैप 2 प्लस 4 लैम्डा जे कैप और 1, इधर तो है ही नहीं ना, सॉरी जे में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे देखो जे में तो कुछ था ही नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा जे कैप और 2 प्लस 4 लैम्डा के कैप, कोई दिक्कत। तो ये हमने वेक्टर इक्वेशन लिख लिया इसका, बताओ सिंपल सा था कि नहीं, ठीक। अब देखो ऐसा है कि इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी बोलता तो आराम से लिख लेते। तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, कोई दिक्कत। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन तुमको दिया है x प्लस 3 अपॉन 2 y माइनस 5 अपॉन 4 और z प्लस 4 अपॉन 2, और बोल रहे हैं कि वेक्टर इक्वेशन बताओ। वेक्टर इक्वेशन पूछ रहा है और कार्टेशियन इक्वेशन को दे दिया है। तो इसको देख के तुम लोगों को ये किस फॉर्मेट का लग रहा है, ये 2 पॉइंट वाला लग रहा है कि एक पॉइंट एक वेक्टर दिख रहा है। मेरे को तो ये दिख रहा है कि x माइनस ए अपॉन
नहीं, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। अब इससे कंपेयर करोगे तो क्या मिल रहा है, a कॉमा बी कॉमा सी, क्या मिला a कॉमा बी कॉमा सी 2 4 2 और x1 कॉमा y1 कॉमा z1, x1 y1 और z1, ये क्या मिला बताओ। तो x1 देखो x माइनस x1 होता है तो 3 नहीं लेंगे हम क्या लेंगे -3, बहुत बढ़िया। y माइनस y1 है तो ये 5 हो गया और z माइनस z1 है तो ये -4 हो गया। तो अब देखो हमको हमारा जो रिक्वायर्ड ये b वेक्टर मिल गया और ये हमारा a वेक्टर मिल गया। तो हमारा जो इक्वेशन होता है क्या होता है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो a वेक्टर क्या है हमारा -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर जो कि है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। कोई दिक्कत नहीं। तो अब बस इन दोनों को जोड़ दोगे और फाइनल इक्वेशन लिख लोगे। वैसे बुक में तो यहीं तक आंसर लिखा हुआ है बट हम लोग लास्ट स्टेप तक लिखेंगे। तो 2 लैम्डा माइनस 3 i कैप प्लस 4 लैम्डा और 5, तो 5 प्लस 4 लैम्डा j कैप और ये 2 लैम्डा माइनस 4 k कैप। तो ये हमारा हो गया वेक्टर इक्वेशन। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो चलो इसको नोट करो फिर आगे देखते हैं। चलो तो आगे हम लोग देखेंगे अब एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो हमारे पास दो लाइंस है और दोनों लाइंस के बीच का हमको एंगल निकालना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग वेक्टर का एंगल निकालते थे वैसे ही लाइन के बीच में भी एंगल होगा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो लेट अस एज्यूम कि हमारे पास एक लाइन है ये और दूसरी लाइन है ये और दोनों लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रही हैं। ठीक, तो इस पे एक पॉइंट P ले लो, इस पे एक पॉइंट Q ले लो। ठीक है, और इनके बीच में ये एंगल होगा, ये ओरिजिन है हमारा, ये एंगल थीटा होगा, हमको यही एंगल फाइंड करना है। ये लाइन L1 है और ये लाइन हमारी L2 है। ठीक, तो अब इसको हमको जब फाइंड करना है तो देखो ऐसा है कि दोनों का डायरेक्शन रेशियोस मालूम होगा लाइन का, तभी तो पूछेगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियोस मान लो दिया है A1 B1 और C1 और इसका डायरेक्शन रेशियोस दिया है A2 B2 और C2। अब दोनों के डायरेक्शन रेशियोस मालूम है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग जैसे वेक्टर है वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि जो लाइन L1 होगी वो किस टाइप की होगी, A1 I कैप प्लस B2 B1 J कैप प्लस C1 K कैप। तो इसका हम लोग बड़े ही सिंपल तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर वेक्टर में मान लूँ तो OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर इज इक्वल टू मॉड OP मॉड OQ कॉस थीटा। तो यहाँ से मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूँ बड़े आराम से, जो कि क्या मिलेगा मुझे OP डॉट OQ क्या करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और नीचे क्या मिलेगा भाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और ये मल्टीप्लाइड होगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर से। बताओ कोई दिक्कत? तो ये हमको कॉस थीटा मिल गया, कोई दिक्कत है इसमें बताओ? ठीक है, तो अब ये तो रहा कॉस थीटा। अब आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो देखो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, जब थीटा 90 होगा, है ना। तो फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन होगी, मतलब दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट अगर 0 आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत इसमें? सॉरी, परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं, यहाँ लाइंस लिखना चाहिए, हम लोग पिछले ही चैप्टर में अभी तक रह गए लगता है। ठीक है, अब अगर पैरेलल लाइंस की बात करें तो फॉर पैरेलल लाइंस थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस 0 तो 1 होता है ना यार, तो यहाँ तो प्राण निकल जाएंगे उपयोग करने में, है ना। तो हमको सिंपल तरीके से साइन थीटा के बारे में सोचना चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो क्या मैं यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ से साइन थीटा निकाल सकता हूँ? साइन थीटा क्या होगा भाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट 1 माइनस, ओ माय गॉड कॉस थीटा बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, करेंगे हम लोग A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
ये क्या है भाई, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है ना। देखो नीचे वाला रूट दोनों का गायब हो गया, ऊपर वाले आइटम का स्क्वायर मिल गया और लेफ्ट साइड में हमारे पास आया साइन थीटा। अब आगे बढ़ेंगे, अगर एलसीएम लेंगे थोड़ी ज़्यादा मजदूरी करेंगे तो ध्यान से देखो, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर c2 स्क्वायर प्लस, बाप रे कितना लंबा लगने वाला है, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये a1 का हो गया a1 a2 b2 c2 के साथ। फिर b1 का पहले अपन b1 का जब करेंगे तो पहले a2 आएगा, फिर b1 b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ठीक है। अब अपन c1 का लिखेंगे तो प्लस ये क्या होगा, c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमने नीचे के आइटम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिए, मतलब नीचे ये पूरा आ चुका होगा। अब इस आइटम का अपन को स्क्वायर करना है। ठीक है। अब ऐसा है कि ये तो बड़ा ही प्राणघाती काम हो गया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है ना। तो ये पूरा अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो चलो लिखते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो इस पूरे को हम लोग लिखना शुरू करें अगर, तो चलो क्या क्या लिखेंगे, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना, तो प्लस क्या लिख रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट लगा के माइनस लिख दो। या काम करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, माइनस a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर प्लस 2ab 2a1 a2 b1 b2 b1 b2 प्लस 2 b1 b2 c1 c2 प्लस 2 a1 a2 c1 c2। ठीक है। तो अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर चल बसेगा, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर कहीं पे होगा वो भी चल बसेगा, c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर भी होगा कहीं पे वो चल बसेगा। ठीक है कि नहीं। अब देखो जोड़ियों में निपटाना पड़ेगा अपन को। देखो अपने को a1 b2 है, ये a1 b2 है, a2 b1 कहीं मिल जाता तो काम हो जाता, कहीं पे है क्या a2 b1, ये देखो ये है ना। तो अगर मैं इस टर्म और इस टर्म को देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको a1 b2 प्लस b1 a2 का स्क्वायर है ये, हाँ या नहीं, या फिर या प्लस नहीं, सॉरी प्लस क्यों लेंगे, ये माइनस सबको माइनस बना देगा ना। तो मैं क्या ले लूँगा, a1 b2 माइनस b1 a2 का स्क्वायर, a1 b2 माइनस b1 a2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा नीचे वाले आइटम को हमने अभी लिखा ही नहीं है, नीचे भी एक भद्दा सा आइटम है भाई, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ से हम साइन थीटा को क्या लिखेंगे, अंडर रूट, ये तो धीरे धीरे जाएगा। ठीक है। तो नीचे वाला आइटम तो सेम रहेगा, उसको नहीं बदलने वाले हम लोग। तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है। अब ऊपर का देखें तो हमने क्या पाया, पहले a1 b2 माइनस b1 a2 का स्क्वायर। ठीक। अब दूसरा देखते हैं, b और c वाला देखते हैं। तो ये रहा b1 c2 का स्क्वायर और ये रहा c1 b2 का स्क्वायर और ये रहा। तो इनको देखोगे तो क्या लिखोगे, b1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस c1 b2 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, b1 c2 माइनस c1 b2 का स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट खोजेंगे हम लोग तो हमारे पास बचा जो बचेगा वही है a1 c2 c1 a2 और ये रहा। तो
तो क्या हो जाएगा a1c2 माइनस c1a2 का स्क्वायर। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? तो ये साइन थीटा आ गया। अब देखो थीटा इज इक्वल टू 0 पे साइन 0 होता है, तो इधर हम 0 लिखेंगे, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो मेरे पास और शक्ति नहीं है दोबारा लिखने की। तो ये साइन 0 होगा, साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, ये नीचे वाला आइटम 0 से मल्टीप्लाई होकर स्वाहा, स्क्वायर करेंगे तो ये अंदर वाला आइटम बस बचेगा। और इसको अगर 0 होना है तो इसका मतलब क्या है कि 0 इज इक्वल टू b1a2 का स्क्वायर प्लस b1c2 माइनस c1b2 का स्क्वायर प्लस a1c2 क्या है भाई ये क्या था लास्ट वाला हमारा? a1c2 और c1a2, a1c2 c1a2, a1c2 c1a2, हाँ, तो a1c2 माइनस c1a2 का स्क्वायर। अब देखो यार 3 स्क्वायर हैं, स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, इक्वल टू 0 तो कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब तीनों स्क्वायर आपस में 0 होंगे। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इधर का ये वाला कंडीशन तो तुम लोग नोट कर लिए हो ना, तो चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हम लोग तीनों को अलग अलग अगर 0 से इक्वेट करें तो क्या मिलता है? तो ये a1b2 माइनस b1a2, a1b2 माइनस b1a2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 मिला। ठीक है, दूसरा वाला करें b1c2 इज इक्वल टू c1b2, तो b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, और तीसरा वाला करें तो a1c2 इज इक्वल टू c1a2, तो a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से जनरल कंडीशन जो आई वही आई कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डायरेक्शन रेशियोस लाइन के प्रोपोर्शनल हो तो क्या होगा? वो लाइन पैरेलल होगा बेटा। परपेंडिकुलर के लिए तो अभी हम निकाले ना तीनों को, वो डॉट प्रोडक्ट 0 करके। अभी एक सेकंड पहले की चीज़ भी भूल जाओ, है ना। चलो, तो इसमें बताओ किसी कोई दिक्कत है? तो अगर अपने को कोई भी लाइन अगर दिया हो 2 लाइन और बोले कि भाई बताओ ये लाइन पैरेलल है कि परपेंडिकुलर, तो अपन निकाल सकते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर इक्वल मिलेगा तो पैरेलल, और अगर a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 0 मिलेगा तो परपेंडिकुलर। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो अगर हमको यहाँ पे ये तो हमने जो लिया था वो हमने डायरेक्शन कोसाइंस की बात की थी, डायरेक्ट। अगर इसकी जगह पे मान लो ये डायग्राम यहाँ हटा देते हैं, अब इसकी जगह पे अगर हमको दोनों लाइंस वेक्टर फॉर्म में दे देता तो क्या हम निकाल लेते? तो देखो अगर मान लो मेरे को 2 लाइन दे दिया, एक दे दिया r1 वेक्टर, ठीक है, और ये बोला ये लाइन दिया तुमको a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरा दिया लाइन तुमको a2 प्लस म्यू b2। ठीक है, और बोला कि इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालो। तो तुम क्या करोगे? क्या तुम पूरे लाइन को जूझते रहोगे सॉल्व करने के लिए? या मेरे को एक सिंपल सी चीज़ बताओ, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं अगर b1 और b2 वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा ना। मैं पूरे लाइन को क्यों जूझूँ? जिसके पैरेलल है उसी कर लो। तो हम लिख लेते हैं सीधा सीधा cos थीटा क्या होगा? b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2। बताओ कोई दिक्कत? तो ये सबसे सिंपल तरीका रहेगा, लाइन का जिससे पैरेलल है उसी को निकाल लो, कोई दिक्कत? अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में इसी लाइन को दे देता तो कैसा देता हूँ? तो कार्टेशियन फॉर्म में देता x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, और क्या देता? x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2, ऐसे दे देता। तो अब इससे हम क्या करते? देखो इससे भी मैं तो यही करता, मैं ये निकालता, ये b वेक्टर है नीचे, ये b1 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है, तो मैं तो उससे यही फॉर्मूला यूज़ करके निपटा देता। तुम चाहो तो कार्टेशियन फॉर्म में जो हमने डिराइव किया था ना a1a2 प्लस b1 b2, वहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आना उसको भी यहीं से है, ठीक है। बताओ समझ में आई बात की नहीं?
चलो तो इसको नोट कर लो, फिर कुछ सवाल देखेंगे हम लोग इस पे। चलो तो पहला सवाल जो हम लोग ले रहे हैं वो यहाँ पे तुमको वेक्टर फॉर्म में दो लाइंस दिया हुआ है और उन दोनों के बीच में बोल रहा है एंगल निकालो। तो पहला दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो ये दो लाइन दी है, बोल रहा है इनके बीच का वेक्टर निकालो। तो तुम लोगों को b1 वेक्टर दिख रहा है क्या? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप b1 वेक्टर। और b2 वेक्टर दिख रहा है क्या? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो अब हम b1 और b2 के बीच का एंगल निकालेंगे और वही लाइन के बीच का एंगल होगा। तो हम क्या करेंगे, b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2, ठीक है कि नहीं बताओ। तो b1 डॉट b2 करेंगे 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 6 2 जा 12, ठीक। और नीचे निकालेंगे अंडर रूट b1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 12 और 3 15 4 19 19 और नीचे क्या हो गया ये देखो अंडर 4 4 8 और 9 और अंडर रूट 36 और ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 36 4 40 40 और 9 49। तो 19 और नीचे हमको क्या मिल रहा है भाई 3 इंटू 7, तो 19/21। तो एंगल कितना लिखेंगे हम, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21। और ये सही है ना। देखो एक क्रॉस चेक भी ले सकते हो इसमें कि कॉस का वैल्यू जो है वो कैसा होना चाहिए 1 से कम ही होना चाहिए। 19/21 इज स्मॉलर देन 1। तो इसका मतलब जो आंसर हमने निकाला है ये सही है। क्या ये बात समझ में आई? चलो तो एक और सवाल देखते हैं। इसमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है लाइन। तो ये जो लाइन है वो ऐसा दिया हुआ है x प्लस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 1/5 इज इक्वल टू z प्लस 3/4 और दूसरा दिया हुआ x प्लस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 4/1 इज इक्वल टू z माइनस 5/2, ठीक। तो अब इसको देखो ध्यान से दोनों को। तो दोनों को देख के तुम लोगों को b1 वेक्टर भी मिल गया होगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप और दूसरे का b2 वेक्टर भी मिल गया होगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से cos थीटा हम निकाल सकते हैं। तो 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 2 8, नीचे क्या होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 8 8 16, नीचे क्या हो गया अंडर रूट 3 का 9, 5 का 25, 4 का 16 और ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। तो ये क्या आ गया 16। अब ये क्या हो गया 20, ये क्या 16 9 25, तो 16/√50 इंटू √6, ठीक है। अब क्या लिखें इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। √50 क्या है हमारा 5 √2 4 50 है ना 5√2 आ रहा है 2 की है 25 आया 5 हाँ। तो ये 5√2 है 16/5√2 इंटू √2 इंटू √3। तो ये 2 हो गया 5 2 10 हो गया तो 16/10√3, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 और ये आ गया 5 तो 8/5√3, ठीक है। तो हम थीटा फाइनल क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स 8/5√3। बताओ कोई दिक्कत? तो इस टाइप से सिंपल से सवाल मिलेंगे एंगल फाइंड करने वाले, ठीक है। चलो नोट करो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये लो दो लाइन मैंने ड्रॉ की, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, पैरेलल लाइंस हैं तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनका डिस्टेंस होगा, है ना। और एक दूसरी टाइप की लाइन बन सकती थी, वो कैसी थी कहीं पे इंटरसेक्ट कर दे तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा, दो लाइन जब मिल गई तो 0 होगा ना, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है तो सपने में मत जियो बेटा, आगे आ जाओ, जिंदा हो जाओ, ठीक है।
तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस की बात हम करेंगे 3D स्पेस में, ठीक। तो 3D स्पेस में क्या बात होगी, तो देखो ऐसा है कि हमारे पास क्या है, दो लाइंस हैं। सोचो एक लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है और एक लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है। अगर मैं दो लाइंस को यहाँ पे एज्यूम करूँ, ध्यान से देखो, ये दो लाइंस हैं, क्या ये दोनों कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों एक इधर जा रही है एक ऐसे जा रही है, प्लेन में है ना, दोनों को प्लेनर नहीं है, ठीक। इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालूँ मैं? भाई दो पॉइंट होंगे इन पे, जो सबसे कम डिस्टेंस पे होंगे उन्हीं के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। तो हम उसी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और ऐसी लाइंस जो सेम प्लेन में नहीं होती है ना, टू लाइंस विच आर नॉट इन सेम प्लेन, दे आर कॉल्ड एज स्क्यू लाइंस, दे आर कॉल्ड एज स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो अगर कोई पूछे व्हाट आर स्क्यू लाइंस, तो द लाइंस विच आर नॉट क्लो प्लेनर आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। कोई ठीक है। अब ये लाइंस की खासियत क्या होगी? स्क्यू लाइंस आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, है ना। अगर दो लाइंस प्लेन में हैं, अगर दो लाइंस प्लेन में होंगी तो ऑब्वियसली या तो पैरेलल होंगी या तो इंटरसेक्टिंग होंगी। तुमको यहाँ भले नहीं दिखाई देगा, लेकिन इन्फिनिटी के पास जाओगे तो कहीं तो वो मिल जाएंगी। तो वो लाइंस जो ना तो पैरेलल होती है ना तो इंटरसेक्ट करती हैं, उनको हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। एंड ऑब्वियसली दे हैव टू बी इन टू डिफरेंट प्लेन्स। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को एक्चुअल में यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस की जगह पे यहाँ एक टाइम में ऐड करने चाहिए टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो स्क्यू लाइंस के बीच में ही निकाल सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो लेट अस एज्यूम कि हमारे पास दो लाइंस है, इसको हटा देते हैं पहले यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तुम लोग समझ चुके हो व्हाट आर स्क्यू लाइंस। तो अगर दो स्क्यू लाइंस हैं मेरे पास और उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो ये एक लाइन मान लो और ये दूसरी लाइन मान लो। ध्यान रखना ये दिख रही है इंटरसेक्टिंग, बट है नहीं ना, दोनों अलग अलग प्लेन में है। तो ये लाइन अपनी L1 और ये लाइन अपनी L2, ठीक। तो इस पे मैं एक पॉइंट लूँगा, मान लो पॉइंट D ले लिया, इस पे एक पॉइंट ले लिया S और TS को ज्वाइन कर दिया, TS को ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जो लाइन L1 दिया हुआ है वो दिया हुआ है तुमको R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, ठीक है। और दूसरा जो लाइन दिया वो दिया हुआ है A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। ये दो लाइंस हैं एंड दे आर स्क्यू लाइंस, ठीक है। अब इनके बीच का हमको वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक। तो हम एक पॉइंट ले लिए S, किस पे? लाइन L2 पे। और एक ये वाला पॉइंट हम कैसा लिए हैं? ये पॉइंट हमारा A2 वेक्टर को बताता है। ये कौन सा पॉइंट है? A2 वेक्टर के लिए, ठीक है ना। और ये जो T है, ये पॉइंट भी मेरे को नोन था ना, ये मेरा A1 वेक्टर वाला पॉइंट था, इसका पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A1 था, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो मैं अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूँ तो मुझे कैसे मिलेगा? तो देखो ऐसा है कि इसको अगर मैं प्रोजेक्ट करूं, इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इसको अगर मैं इसके अलोंग प्रोजेक्ट करूं, मतलब ये जो ST है ये डिस्टेंस होगा कुछ, इसको मैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा, है कि नहीं। तो मैं वही करने वाला हूं। ST को ये जो मेरा है मान लो PQ, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो मैं ये जो PQ लाइन है, या तो तुम ऐसा सोच लो कि दिस PQ लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2, और मैं क्या करूँगा, ये जो मुझे नोन डिस्टेंस है इसको मैं प्रोजेक्ट कर दूंगा इसके अलोंग, ठीक है। तो बड़े सिंपल तरीके से इसको हम लोग सोचेंगे। तो अब अगर मान लेते हैं हम कि PQ यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों लाइंस L1 और L2 में, तो ये जो PQ होगा ये B1 के परपेंडिकुलर होगा और B2 के भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अब B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर को, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर को फाइंड करने का तरीका क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, हाँ या नहीं। तो मैं अगर B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालूंगा तो क्या होगा? मॉड B1 इंटू मॉड B2 और फिर साइन थीटा ना, क्रॉस है साइन थीटा n कैप, ठीक है। तो यहाँ पे जो n कैप होगा ये कैसा होगा? हमारा नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है, जो कि B1 और B2 दोनों के
परपेंडिकुलर होगा। कोई दिक्कत? ठीक, तो हम पी क्यू को क्या लिख सकते हैं? पी क्यू को हम लिख सकते हैं डी एन कैप। पी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डी एन कैप। सोचो कैसे? क्योंकि पी क्यू जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और वो डायरेक्टेड लाइन होना पड़ेगा उसको। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो अब आगे देखो, वापस आते हैं इस पे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, B1 क्रॉस B2 परपेंडिकुलर होगा किसके? PQ के, है ना। मतलब PQ जो होगा वो B1 क्रॉस B2 के अलॉन्ग होगा। अब देखो ऐसा है कि PQ का तो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान रहा हूँ D, तो PQ जो मेरा होगा वो एक्चुअली क्या होगा? वो होगा डी एन कैप के इक्वल। ठीक है, अब एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, किधर? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। और पी क्यू B1 क्रॉस B2 के परपेंडिकुलर है, मतलब B1 क्रॉस B2 के अलोंग है, क्योंकि B1 और B2 दोनों के अगर परपेंडिकुलर है तो उसके क्रॉस के अलोंग ही होगा ना। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे ना मैं काम करता हूँ, मैं एन कैप को ऐसे लिख देता हूँ B1 क्रॉस B2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो ये B1 क्रॉस B2 के अलॉन्ग मेरा कोई यूनिट वेक्टर मिल गया, ये एन कैप है मेरा। तो अगर इसको मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे PQ वेक्टर मिल जाएगा। बताओ, अब कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं, क्या मान लें कि थीटा एंगल है ST और PQ के बीच में, ST और PQ के बीच में थीटा एंगल है, एंगल बिटवीन ST एंड PQ इज इक्वल टू थीटा। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, होगा ना ऑब्वियसली, कुछ एंगल तो होगा, ये परपेंडिकुलर ये नहीं है तो कुछ एंगल तो होगा ना दोनों के बीच में। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं PQ को क्या लिख सकता हूँ? अगर थीटा एंगल है तो PQ को मैं ST कॉस थीटा लिख सकता हूँ, प्रोजेक्शन है, तो मैं PQ को लिख सकता हूँ ST कॉस थीटा। ठीक है कि नहीं? खुद सोच लो, थीटा एंगल होगा तो जो एंगल होगा उसके अलॉन्ग जो प्रोजेक्शन मिलेगा वो कॉस कंपोनेंट ही मिलता है ना हमको। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस इधर वाली होती है ये हमारा साइन कंपोनेंट है, उसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है इसकी, तो ये हमारा कॉस कंपोनेंट होगा। ठीक, तो ये ST कॉस थीटा हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, अब अगर मैं PQ और ST जो दो वेक्टर है मेरे पास, ST वेक्टर भी मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? ST वेक्टर क्या होगा? A1 माइनस A2 वेक्टर होगा। ST वेक्टर क्या होगा मेरा? A2 माइनस A1 या फिर A1 माइनस A2, जो भी बोलना चाहो, क्योंकि उसका मॉड लोग तो एक ही चीज़ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो थीटा है, इस कॉस थीटा को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो कॉस थीटा को मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि ये एंगल है PQ वेक्टर और ST वेक्टर के बीच में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? PQ वेक्टर और कॉस थीटा किस में आता है? डॉट प्रोडक्ट में आता है क्या? तो क्या लिखेंगे? PQ डॉट ST वेक्टर डिवाइड बाई मॉड PQ मॉड ST। ठीक है, तो ये कॉस थीटा हमारा निकल के आ गया। अच्छा, तो अब हमको क्या चाहिए था? हमको PQ चाहिए। PQ जो है वो ST कॉस थीटा है, तो मैं यहाँ से PQ को क्या लिख सकता हूँ? ST, और कॉस थीटा की जगह पे PQ वेक्टर डॉट ST वेक्टर डिवाइड बाई मॉड PQ मॉड ST। अच्छा, ये ST और ये मॉड ST तो स्वाहा हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत? ST हमारा डिस्टेंस था। अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, अब PQ वेक्टर जो है वो क्या है मेरा? DN कैप। PQ वेक्टर जो है वो क्या है? DN कैप। तो मैं क्या कर रहा हूँ? PQ की जगह पे लिख देता हूँ DN कैप, और ST वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? A2 माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, डिवाइडेड बाई PQ का मॉड। PQ का मॉडुलस कितना होगा यार? PQ का मॉडुलस कितना होगा? PQ क्या है? DN कैप, तो मॉडुलस कितना होगा? D होगा क्या? D होगा, तो मैं D पुट कर दूं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मैं D को काट दूंगा फिर ऊपर नीचे से। अच्छा, अब N कैप क्या है मेरे पास? N कैप यहाँ पे निकाला हमने B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2
ठीक है कि नहीं। ये हमारे पी क्यू की वैल्यू आ गई। हमको पी क्यू ही तो चाहिए था क्या, तो पी क्यू हमको क्या मिल गया, बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन, एक सेकेंड, ए टू माइनस ए वन डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। बताओ कोई दिक्कत, तो ये हमने निकाल लिया क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। कोई दिक्कत। अब अगर इसका कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो मैं उसके डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा। कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो मैं उसके डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा उस पर, और उस पर कभी कोई कार्टेशियन फॉर्म में तो सवाल नहीं पूछेगा कि भाई डिराइव करके बताओ कि कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन क्या है। तो अगर कार्टेशियन इक्वेशन में लाइन L1 जो है वो ऐसा दिया हुआ है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, और दूसरा जो लाइन दिया हुआ दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ठीक है, तो ये लाइन्स दी हैं। अब इनका अगर हम उनको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी होगा वो इक्वल होता है, यहाँ पे भी मॉड लगा लेना ना, क्योंकि गलती से डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आना चाहिए कैसे भी हो। ठीक, तो इसलिए अगर गलती से आ भी जाए तो ये मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले पे आते हैं, तो ये फॉर्मूला होगा अपना x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस z1 और a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये मॉड्यूलस सॉल्व करें, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे और इसको डिवाइड कर दोगे किससे, इससे b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर किसी को मन कर रहा हो सॉल्व करने का इसको कि कैसे आया है, तो उसके लिए मैं उसकी मदद तो ज़रूर करूँगा। तो मैं बता देता हूँ हिंट। देखो यहाँ से b1 वेक्टर मिल जाएगा, ये नीचे b1 है, ये नीचे b2 है, ये a1 है, ये a2 है। ठीक है ना, उसको यहाँ पुट करना, मल्टीप्लाई करते रहना। ये एक डिटर्मिनेंट यहाँ सॉल्व करोगे, उस डिटर्मिनेंट में ये जो डॉट प्रोडक्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना, फिर मल्टीप्लाई करोगे जो, तो तुमको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना। नीचे तो b1 क्रॉस b2 का डायरेक्ट दिख रहा है ना मॉडुलस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऊपर वाला जो आइटम है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे वही आएगा जो इससे आता है। तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई दिक्कत इसमें। चलो नोट करो इतना। तो अभी हमने दो स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे दो पैरेलल लाइंस के बीच में। अब देखो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस तुम निकालोगे, मान लो तो ये दो लाइंस हैं, ठीक है, और ये L1 है तुम्हारा और ये L2 है। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें डिस्टेंस कहीं से भी निकालो एक ही आएगा, पैरेलल है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। इस वजह से हमने यहाँ पे शॉर्टेस्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया। कोई दिक्कत। तो अब मान लेते हैं दो वेक्टर दिया हुआ है, एक है r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर और दूसरा r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। देखो एक सिंपल सी चीज़ दिमाग में डालो, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं ऐसे दो लाइंस, तो हमेशा वो एक ही प्लेन में होंगे तभी पैरेलल होंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज वो स्क्यू लाइंस बन जाएगी। ठीक है ना। तो अब अगर लाइंस पैरेलल हैं इस वजह से ये दोनों का जो b वेक्टर है ये यहाँ पे सेम है। कोई दिक्कत इस पर। तो अब अगर अपन इसमें शुरू करें तो मान लेते हैं देखो कि ये एक पॉइंट है, मान लो S, जो कि है a1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं चलो T, जो कि है अपना a2 वेक्टर। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, एक S और एक T, जो कि हमको नोन था, a1 a2 नोन था हमको, तो अब से हमने इसको एज्यूम कर लिया। और हम अगर देखें तो हमको ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, जो कि पैरेलल डिस्टेंस है, यहाँ P लिख लेते हैं। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये है ना PT TP, जो भी पढ़ना चाहो। तो हमको ये फाइंड करना है। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे जो एंगल बना इसको एज्यूम कर लेते हैं थीटा। कोई दिक्कत। तो L1 L2 क्लोप्लेनर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, उसका जो फुट होगा वो पॉइंट P पे पहुँचा, ठीक है, और जो डिस्टेंस होगी वो TP होगी। अब हमको TP को निकालना है किसी भी तरीके से। अब अगर यहाँ देखें तो ST वेक्टर को हम निकाल सकते हैं a1 माइनस a2, ठीक है, और TP का पता नहीं
अपने को, लेकिन एक चीज़ पता है कि इधर बी वेक्टर कहीं पे होगा जो कुछ इस तरीके से होगा। तो मैं अगर यहाँ से सोचूं तो मैं एस टी और बी वेक्टर के बीच में है थीटा एंगल, एस टी और बी के बीच में है एंगल थीटा, तो मैं एस टी क्रॉस बी लिख सकता हूँ क्या? एस टी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा मेरा? मॉड बी वेक्टर मॉड एस टी, ठीक है, और साइन थीटा। अच्छा मैं ना इसको बी क्रॉस एस टी ही लिखता हूँ, ठीक है। तो मॉड बी मॉड एस टी साइन थीटा और क्या होगा? एन कैप, कोई दिक्कत? ठीक है ना। और एन कैप जो होगा वो डायरेक्शन बताएगा इसका किधर होगा, वो बी और एस टी दोनों के परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत? तो एन कैप जो यहाँ पे है वो यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? दो, ये बी वेक्टर के अगर परपेंडिकुलर है तो बी वेक्टर क्या है? उसके प्लेन में होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपना दोनों लाइन्स है उसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है हमारा ये एन कैप, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एस टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एस टी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a2 माइनस a1 वेक्टर, कोई दिक्कत? एस टी वेक्टर को हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1 वेक्टर, बताओ, ठीक है ना। अच्छा तो अब यहाँ से हम लोग एस टी की वैल्यू अगर पुट कर दें तो b क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर, b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर इज इक्वल टू मॉड b और मॉड ऑफ a2 माइनस a1 वेक्टर और साइन थीटा एन कैप, बताओ ठीक है कि नहीं है? हमने बस a2 माइनस a1 को पुट कर दिया, ठीक। अब a2 माइनस a1 तो मेरा ये एस टी डिस्टेंस है ना, ये एस टी डिस्टेंस है ना, मॉड बी वेक्टर, और ये क्या है भाई, ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये एस टी साइन थीटा है, एन कैप है, और ये एस टी साइन थीटा को जरा देखो तो ये एस टी है, ये थीटा है, तो ये एस टी कॉस थीटा, ये एस टी साइन थीटा। इसका मतलब क्या है? ये मॉड बी वेक्टर, ये अपना टी पी जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है एन कैप है, बताओ कोई दिक्कत है क्या इस बात से? ठीक है, ठीक है ना, हाँ या नहीं? अब अपन यहाँ से अपन टी पी को क्या लिख सकते हैं? टी पी इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइड बाई मॉड बी, और ये एन कैप भी नीचे जाएगा। अब मैं काम करता हूँ, एन कैप को तो मैं हटा नहीं पाऊंगा, एक सिंपल तरीका है, पूरे को मॉड ले लेता हूँ। तो अगर मैं पूरे को मॉड ले लूँ तो क्या आएगा? बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर, इसका मॉड और डिवाइडेड बाई मॉड बी वेक्टर तो है ही है, और एन कैप का मॉड कितना होगा? यूनिट वेक्टर है ना, मॉड 1 होगा, हटाओ इसको यहाँ से। तो ये हमको रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल जाएगा जो क्या होगा? b क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइड बाई मॉड b वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब इस पर हम लोग एक दो सवाल देख लेते हैं। चलो तो पहला सवाल जो हम लोग ले रहे हैं ये बोल रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2, और लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये आर वेक्टर है एक लाइन, दूसरी लाइन दी है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। सो ये दो लाइंस हमको दिया हुआ है और हमको यहाँ से सॉल्व करना है सब कुछ। तो यहाँ से हम लोग a1 a2 b1 b2 निकाल सकते हैं। तो a1 वेक्टर तुम लोगों को दिख रहा है क्या? i कैप प्लस जे कैप है। b1 वेक्टर तुम लोगों को दिख रहा है क्या? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, दिख रहा है। a2 वेक्टर दिख रहा है क्या? 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है। और b2 वेक्टर दिख रहा है क्या? 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप है। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब ये दो लाइंस कैसी हैं? ये दो लाइंस कैसी दिख रही हैं तुम लोगों को? क्या ये दोनों पैरेलल दिख रही हैं? क्या b1 b2 इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। इसका मतलब दे आर स्क्यू लाइंस, और स्क्यू लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो था वो हमने क्या लिखा था? मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है कि नहीं?
सो अब हमको करना कि ये सारी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे फटाफट। तो पहले हम निकालते हैं a2 माइनस ए1। देखो a2 माइनस ए1 कितना आएगा, a2 माइनस ए1, तो ये a2 है माइनस ए1, 2i माइनस आई कैप माइनस 5 कहाँ गया, ये है j माइनस जे, छोड़ो माइनस के माइनस 0 माइनस के कैप, तो a2 माइनस ए1 मिल गया। अब हमको b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकालना है। तो भाई लिखे हमने आई कैप जे कैप के कैप, और b1 कहाँ है भाई 2 माइनस 1 1, और b2 क्या है 3 माइनस 5 2। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो आई कैप क्या मिलेगा -2 प्लस 5, माइनस जे कैप क्या मिलेगा 2 2 जो 4 माइनस 3 प्लस के कैप क्या मिलेगा -10 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला, ये देखो ध्यान से, 5 माइनस 2 3 आई कैप, 4 माइनस 1 1 माइनस जे कैप, -10 प्लस 3 -7 के कैप। तो हमको क्या मिला b1 क्रॉस b2 3 आई कैप माइनस जे कैप, और 3 आई कैप माइनस जे कैप -7 के कैप, ठीक है। अब इसका मॉडुलस भी निकाल लेते हैं फटाक से। तो इसका मॉडुलस निकालेंगे b1 क्रॉस b2 वेक्टर का, तो क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा भाई 3 3 9 9 और 1 10, 9 प्लस 1 प्लस 49। तो ये 10 तो क्या मिला √59। कोई दिक्कत, ठीक है ना। b1 क्रॉस b2 भी मिल गया। अब क्या करना है, सबको वैल्यू को पुट किया जाए तो d निकाला जाए। तो मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 क्या आया 3 आई कैप माइनस जे कैप -7 के कैप, और इसका हमको डॉट लेना है किसके साथ a2 माइनस a1 के साथ, जो कि है आई कैप माइनस के कैप, और डिवाइडेड बाई है √59, ठीक। तो डॉट करते हैं 3 इंटू क्या है भाई 3 इंटू 1 3, -1 इंटू 0 गया, -7 इंटू 1 प्लस 7 डिवाइड बाई √59। तो हमको डिस्टेंस क्या मिला 10/√59। सो ये रहा डिस्टेंस इन दो स्क्यू लाइंस के बीच में। समझ में आई बात, ठीक है। तो हमने एक स्क्यू लाइंस का दिखा लिया। अब एक पैरेलल लाइन का भी क्वेश्चन लेते हैं, चलो इसके बाद। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। यहाँ पे भी दो लाइन दी हुई है भाई, r वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। और दूसरी जो लाइन है वो क्या दिया हुआ है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। तो ये दो लाइंस दी हुई है। अब इनका b1 b2 तो सेम है, दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है तुम लोगों को। तो b1 b2 सेम है, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और पैरेलल लाइंस के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था b क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड b वेक्टर, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, पहले a2 माइनस a1 वेक्टर निकालना है। तो a2 माइनस a1 वेक्टर कितना आएगा भाई, देखो डायरेक्ट लिख लें, क्या दिख रहा है तुम लोगों को 3 माइनस 1 2i कैप 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 4। तो अब हम डायरेक्ट b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर निकाल सकते हैं। तो i कैप j कैप k कैप, और पहले क्या लें b कहाँ है भाई, ये है 2 3 6 2 1 -1, ठीक है कि नहीं। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो तो क्या मिलेगा आई कैप 3 इंटू -1 -3 -6 माइनस जे कैप क्या मिलेगा -2 2 6 12 -12 प्लस के कैप क्या मिलेगा 2 1 2 -2 3 6। तो यहाँ से हमको क्या मिला -9 आई कैप, और ये 12 2 14, तो प्लस 14 जे कैप, और ये -4 के कैप। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब हमको डिस्टेंस के लिए इसमें पुट करना है। तो डिस्टेंस जो है पहले मॉड निकाल लेते हैं, इसका मॉड चाहिए ना, बी वेक्टर का भी मॉड निकाल लेते हैं। पहले मॉड बी वेक्टर निकाल लेते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो कितना होगा
4 + 9 + 36, तो ये 9 4 13, 9 49 आया 7। कोई दिक्कत? ठीक है। अब अपन दूसरा पार्ट भी करते हैं, इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो इसका मॉड कितना होगा? मॉड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस a2 - a1 वेक्टर अंडर रूट -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना? 51। 14 का स्क्वायर कितना भाई? पक्का? 4 का 16, कितना आएगा टोटल? जोड़ो। तो तुम्हारा 81 और 16 कितना हो गया? ये हो गया 87, 97, 97 और 196, 97, 97 प्लस 196 कितना हो गया? ये हो गया 3, ठीक है ना। और एक ऊपर चला गया तो 9 9 18 19 1 293। अब 293 किसी का रूट है क्या? मेरे को नहीं मालूम, तुम लोग को मालूम हो तो खोज लेना, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 293 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। समझ में आई बात? अगर रूट मिल जाए तो ज़रूर लिख लेना, मुझे नहीं मिला क्योंकि, ठीक। तो अब एक्सरसाइज 11.2 में तुम्हारे कितने क्वेश्चन है भाई? 17 क्वेश्चन है। उनको ट्राई करो और इन्जॉय करो।